नेताजी का चश्मा पार्ट 2। लेकिन भाई एक बात समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह भी फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे थी पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाता? तो बनाया भी कैसे जाए? कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह फिर निकल गया होगा। उफ! तो हालदार साहब अपने अनुमान लगाते हैं कि क्या क्या हुआ होगा मूर्ति बनाते समय बनाने वाले के साथ, कि उसने चश्मा बनाया भी होगा या नहीं बनाया होगा। अगर बनाया होगा तो कांच वाला बनाया होगा, वो टूट गया होगा, या फिर वो तय ही नहीं कर पाया होगा कि कैसा बनाऊं, या फिर उसने जो है अलग से फिट किया होगा कि जो बाद में गिर कर टूट गया होगा। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? तो वो पूछते हैं पान वाले से कि ये चश्मे वाला जो है वो कौन है? क्या ये नेताजी का साथी था या फिर आज़ाद हिंद फौज में कोई भूतपूर्व मतलब पुराने समय में सिपाही रहा था क्या? तो पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और फिर मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक रहना का मतलब होता है कि उनको कोई बात ही नहीं सूझी। अवाक मतलब उनके पास कोई शब्द ही नहीं थे। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। फेरी लगाना का मतलब होता है कि जो सामान बेचने वाले जगह जगह जाकर अपना सामान बेचते हैं, मतलब कभी किसी गांव में चले गए, कभी कहीं चले गए, कस्बे में चले गए, तो वो फेरी लगाना उसको बोलते हैं। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा पर हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए,
मतलब धूल भरी यात्रा, मतलब चारों तरफ धूल और मिट्टी थी। तो प्रफुल्लता और कौतुक होता है कि अपने अंदर ही अंदर खुश होना। ठीक है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पूछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा दिखा कि चीखें, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो आपने नेताजी का चश्मा अध्याय का अध्ययन किया। इसमें लेखक ने ये समझाने की कोशिश की है कि जो देशभक्ति की भावना होती है वो इंसान के अंदर अगर कूट कूट कर भरी हुई है तो इंसान जो है देशभक्तों की कद्र करता है, अपनी मातृभूमि की कद्र करता है। अगर वो, जैसे कि हवलदार साहब हैं, अगर वो मूर्ति नहीं भी देखना चाहते थे तो उनका मन, उनकी आंखें जो हैं उस मूर्ति को देखने के लिए आतुर थी और उन्होंने उस मूर्ति को देखा। और जब उन्हें पता चला कि हवलदार साहब जब वहाँ से गुजरे, उन्हें पता चला कि जो चश्मे वाला कैप्टन है वो मर गया है, तो वो भावुक हो उठे थे। और उसके बाद जब काफ़ी दिनों बाद वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि उस मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ है, तो वो देखकर रुक नहीं पाए और गाड़ी रुकने से पहले ही वो कूद कर वहाँ उस मूर्ति के सामने पहुँच गए और नतमस्तक हो गए वहाँ जाकर। तो इससे ये पता चलता है कि हवलदार साहब के मन में भी देशभक्ति की जो भावना है वो कूट कूट कर भरी हुई थी। तो ये पाठ हमें देशभक्ति से परिपूर्ण रहने का संदेश देता है, अपनी मातृभूमि का सम्मान करने का संदेश देता है और मातृभूमि से हमें आजीवन जुड़े रहने का संदेश देता है।